पार्लियामानी कमेटी में सब बैठे, सर इत्तेफाक राय किया, आपको भी लेकिन बानी ने वीटो कर दिया। दोनों को आगे बढ़ना पड़ेगा जी। आप कहते हैं कानून की हुक्मरानी, तो कानून का तो पाकिस्तान में मजाक उड़ाया जाता है। आपका सेनेट में शेर का निशान ले लिया गया था, इमरान खान से बल्ले का निशान ले लिया, और काजी फायज ईसा से ऐसे फैसले की बहुत तकलीफदेह फैसला था, तो उन्होंने पूरी सियासी जमात को उठा के बाहर फेंक दिया। शेर का निशान लिया गया, उसको आप बैट के निशान के लेने से, बैट का निशान वापस लेना उससे ज्यादा बुरा है, आपके शेर वाले से ज्यादा बुरा है। मैं इस पे कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, आप सुन ले, पूरी सियासी जमात आपने उठा के इलेक्शन से बाहर कर दी। नदीम साहब इंसाफ है, 2 साल पहले से इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को कह रहा था कि आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन ड्यू है, आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, वगरना आपके लिए इंतखाबी निशान छिन जाएगा। 2 साल से मुतअद्दिद बाद उन्हें रिमाइंडर दिया गया। अब अगर आप मुझे ये बताइए कि एक जमात कानून की खिलाफ वर्जी कर रही हो, मुतअद्दिद बार ये की याद दहानी कराएगी क्योंकि ये अमल आप कर लें, इसका आपको नुकसान हो सकता है। नवाज शरीफ मुंतखब हुए वोटों से, क्या चीज? नवाज शरीफ वोटों से मुंतखब हुए, पार्टी के सदर जब बनते हैं वोटों से मुंतखब होते हैं। नहीं, क्या मतलब? आप लोग वोट डालते हैं पार्टी के सदर बनने के लिए? हम वोट डालते हैं जब उनकी मुद्दत खत्म होती है, हम उनको मुंतखब करते हैं। कौन वोट डालते हैं सर? कल खड़े होते हैं सर, वो नहीं ऑटोमेटिक यही अमल वो उस मुद्दत के अंदर कर लेते हैं ना जो ड्यू था। जब इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कहा कि आप एक्सपायरी हो गई, बहस हो जाएगी, हमें बड़ी सिंपल, आप जैसा कानूनदान आदमी अगर एक पार्टी एक कानून को वायलेट करती है, रिमाइंडर के बावजूद उसको नहीं करती, तो उसके बाद उसके ऊपर अगर एक कानूनी सजा होती है तो उसका कसूरवार इलेक्शन कमीशन है या वो खुद है? काजी फायज ईसा साहब कसूरवार नहीं है, मैं इस पे दो राय नहीं, बड़ा वाज़ेह। जनरल सईद साहब, जो पानी वाला चैलेंज है वो भी छोटा नहीं है, वो ज़िंदगी और मौत का मसला है, उस हवाले से भी हमें कोई हिकमत अमली के ऊपर काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, एक तो वो बहुत अहम मसला है और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने सफारती सतह पे अब तक जिस विगर के साथ उसको हाईलाइट करना चाहिए था दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल्स में वो किया है, और अभी भी हमारे लोग गए हुए हैं इस पे बात करने के लिए। और इसके एक दूसरा पहलू ये है कि क्या इंडिया को जो उन्होंने थ्रेट दिया है पानी को रोकने का, उसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी से सपोर्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी? मेरे ख्याल में तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पूरी दुनिया में अपर रेपेरियंस हैं, पूरी दुनिया में लोअर रेपेरियंस हैं, तो एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट करने की इजाज़त इंडिया को इतनी आसानी से तो नहीं देगा इंटरनेशनल कम्युनिटी। आप दूर ना जाएं, आज का जेरूशलम पोस्ट उठा के देख लें। आज का जो जेरूशलम पोस्ट है और इसराइल के साथ इंडिया के क्या रिलेशंस हैं वो हम सबको पता है, कितने स्ट्रांग रिलेशंस हैं। उन्होंने भी बड़ा क्लियर लिखा है कि अब चूंकि दोनों मुल्कों के पास पहले न्यूक्लियर वेपन है, तो नेक्स्ट न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पानी होगा। तो उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो ये थ्रेट तो उन्होंने दिया है, एक तो फिजिकली इस थ्रेट को मैनिफेस्ट करना बहुत लंबा टाइम चाहिए, बहुत रिसोर्सेज चाहिए, और दूसरा ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक इसके बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, और रीजन में भी इसकी डायनामिक्स ऐसी अनफोल्ड होंगी जो इंडिया के लिए भी बहुत नुकसानदेह होंगी। उसकी तफसीलात में जाए बगैर मैं यही ख़त्म करूंगा इस बात को कि इसको सीरियसली लेना चाहिए और लिया जा रहा है, लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में पैनिक नहीं होना चाहिए आवाम को। एहसन साहब, आप तो प्लानिंग के खुद वज़ीर हैं, आपके पास तो पूरी तफसीलात होंगी, कैसे इससे निपटेंगे आप? देखिए, जैसे जनरल सईद साहब ने भी कहा, मैं समझता हूँ कि इंडिया ने ये जो पूरा सिनेरियो था इसमें अपनी डिप्लोमेटिक डिफीट का सबब खुद ही पैदा किया। पाकिस्तान को एक बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड मिला। सबसे पहले जब वज़ीर आज़म ने जो उनकी काकूल एकेडमी में तकरीर थी उसमें ये पेशकश की कि हम किसी किस्म की इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं कि पाकिस्तान का इस वाक़े से, पहलगाम के वाक़े से कोई अमल दखल नहीं है, और हम हर किस्म की सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं किसी भी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन को जो ट्रांसपेरेंटली इस चीज़ की तहकीकात करे। जब उसको नज़रअंदाज करके भारत ने एक तरफ़ा कार्रवाई की, मैं समझता हूँ कि भारत ने सबसे पहले अपनी सफारती शिकस्त का वहीं सबब किया। पूरी दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान ने बिल्कुल जायज़ बात की, आप किस तरह से तहकीकात के बगैर किसी को इल्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरा चीज़ जो भारत ने की वो वाटर को वेपनाइज़ किया, कि जब आप पानी जैसी चीज़ को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और बिलखसूस एक ऐसे मुआहदे को कि जिसके पीछे एक इंटरनेशनल सेंक्शन है। आपको पता है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, ये एक बैनुल अक़वामी डिप्लोमेसी के नतीजे में हुई, जिसके बैक पे फिर वर्ल्ड बैंक
आया और उन्होंने इसको ब्रोकर कराया, और इसके साथ एक पूरी दुनिया का कंसेंसस, और इस हद तक मजबूत कंसेंसस था कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये 2-4 दिनों की नहीं, जब तवील जंगें हुई, चाहे वो 1965 की थी, चाहे वो 1971 की थी, चाहे वो कारगिल का वाक़या था, जब भी हमारे दरमियान हाईएस्ट लेवल की हॉस्टिलिटी हुई, कभी किसी दौर में इंडिया ने इसको रिजॉर्ट नहीं किया, चूँकि इट वाज कंसिडर्ड कि आयरन क्लैड गारंटी के साथ ही है। तो मोदी साहब का ये एक पॉलिटिकल स्टंट तो हो सकता है कि अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए वो इसे प्ले करें, लेकिन इससे कोई वो बड़ा क्वालिटेटिवली या मीनिंगफुली पाकिस्तान पे जद लगा सके, मेरे नज़दीक वो मुमकिन नहीं, चूँकि इसमें डिप्लोमेटिकली और कानूनी तौर पे उनको कोई ऐसी आलमी सतह पे सपोर्ट नहीं मिलेगी। दूसरी बात ये कि क्या वहाँ पे कोई टैप लगे हुए हैं कि मोदी साहब ने एकदम टैप बंद कर देना है और पानी बंद हो जाना है? देखिए, जो वो वहाँ डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर सकते हैं, वो बागी हार से कर सकते हैं, किशनगंगा से कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि जो आपका बेवक्त पानी खोल दें, आपको फ्लडिंग करने की कोशिश करें, उसको एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी दोनों काम कर जी। तो इसलिए उनको अभी शॉर्ट रन में कोई पाकिस्तान को वो बड़ा डैमेज कर सके मेरा नहीं ख्याल। अलबत्ता इसके अलावा भी हमें पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज का डेंजर है, मैं समझता हूँ कि हमें मोदी से बड़ा क्लाइमेट चेंज का डेंजर का सामना है। और पानी, आपके पास इतने वसाइल हैं जी, हमारे आपको पैसा चाहिए ना, नई डैम बनानी है, टाइम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके लिए हमें अपनी तैयारी करनी है, और बिलखसूस दियामीर भाषा डैम को, जिसमें 6 मिलियन एकड़ फीट के करीब वाटर रिजर्वायर है, उसको जल्द अज जल्द तैयार करना है। अब उसको जल्दी तैयार करने के लिए आपको डेवलपमेंट फंड चाहिए। अब इस वक्त आप एक मालियाती बंदिश में है, डेवलपमेंट फंड में इजाफा नहीं, वो कैसे होगा? वो तब होगा जब हमारे रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे। इसलिए मलिक साहब, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के दिफा जितना ही मजबूत हमारा चैलेंज है कि हम पाकिस्तान की टैक्स टू जीडीपी रेशियो, जो दुनिया में कम तरीन मीशतों में है 10.5% ऑफ जीडीपी, इसको 16 से 18% तक कितनी देर में लेके जाते हैं। चूँकि हुकूमत कोई दरख्तों से तो पैसे नहीं लाती ना, जो टैक्स से इकट्ठा होता है वही खर्च करती है, और सूबों के पास 60% चला जाता है। जो वफाकी हुकूमत के पास बचता है उससे बमुश्किल वो कर्ज़ों की अदायगी करते हैं। तो एक चैलेंज तो ये है कि हम अपने आमदनी में इजाफा करें। अब उसके लिए 2 रास्ते हैं, या ये रास्ता है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर आप टैक्स और बोझ डालें, एक्सट्रैक्ट करें, और अगर उन पर बोझ नहीं डालना, जो कि पहले ही बहुत डल चुका है, और कम करना है, तो फिर आपको जो टैक्स इवेजन है उसको ब्रॉडनिंग करनी है, उसमें जाना है। ये तब मुमकिन होगा जब हर टैक्स अदा करने वाला चौकीदार बनेगा टैक्स चोरी के खिलाफ, और हुकूमत के साथ मिलकर हम इसको ख़त्म करेंगे। एक दूसरी चीज़ जो हमारी मुस्तकबिल के लिए बेहद अहम है, वो ये है कि हाउ फास्ट वी गो फ्रॉम $32 बिलियन एक्सपोर्ट टू $100 बिलियन। क्या हम अगले 8-10 सालों में जा सकते हैं या 15 साल लगाएंगे? क्योंकि हमारी इकनॉमिक वायबिलिटी में एक्सटर्नल सेक्टर एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। दुनिया में हर वो मुल्क जिसने तरक्की की उसने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के साथ की है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, 1990 में हमारी एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन $7 अरब थी, वियतनाम की $5 अरब थी, बांग्लादेश की $2 अरब थी। आज वियतनाम $300 अरब पे, बांग्लादेश 50 पे और हम 32 पे। ये एक सिंगुलर फेलियर है जो हमारा माजी में रहा, हमें इसको एड्रेस करना है। तो ये जो मैं आपसे कह रहा था कि अब हमारा मुआशी एजेंडा हमारे सामने होना चाहिए, इस पर हम सबको मिलकर काम करना है कि किस तरीके से अपनी आमदनी रियासत की बढ़ाएं, ताकि दिफा को मजबूत करने के साथ जो क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है, जो ह्यूमन रिसोर्स का चैलेंज है। देखिए ना, हम कई दफ़ा खुद फरेबी का शिकार होते हैं। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जिसने खुद को तरक्की याफ्ता करार दिया और उसमें 90% लिटरेसी ना हो। हमारी लिटरेसी 60% है। जब तक हम 90% पे नहीं जाते, हम ये दावा नहीं कर सकते कि हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के करीब हैं। इस किस्म की जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये तभी दूर होंगी जब वसाइल होंगे। वसाइल तब होंगे जब टैक्स आएगा, और जब वसाइल होंगे उसी से आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं जो क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में मदद देगा, जो आपको एक्सपोर्ट बेस बढ़ाने में मदद देगा।